बच्चों नमस्कार। मैं राय सर एक बार पुनः आप सभी का अपने YouTube चैनल राय सर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, कल हमने फर्स्ट लेक्चर के थ्रू मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में, कुछ डेरिवेशंस के बारे में बात की थी। संक्षेप में आज अपन उसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको आवेश के बारे में बताया था, आवेश का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताया था, आवेश का क्वांटीकरण इसके बारे में हमने बात की थी। फिर उसके संबंध में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। देन हमने कूलाम के नियम का अध्ययन किया था। आज हम स्टडी करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आगे अध्ययन करने में हमारी मदद करेगा। जो कल का जो वीडियो था आप सभी ने उसको देखा होगा। आज इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो कल्पना करते हैं हम कि किसी बिंदु पर आवेश की कल्पना करते हैं। तो सपोज दैट एक बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। अब इस बिंदु आवेश के चारों तरफ सराउंडिंग, अब एक कल्पना करें कि बीचों बीच में एक बिंदु है और एक फुटबॉल की तरह एक बॉल की आप कल्पना करें, वृत्त की नहीं, ध्यान दीजिए, वृत्त की नहीं, फुटबॉल 3D एक गोले की कल्पना करें। तो इसके चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाएगा, एक क्षेत्र का निर्माण होगा चारों तरफ। एक ऐसा क्षेत्र बनेगा जहां तक इस बिंदु आवेश का प्रभाव रहेगा, इफेक्ट रहेगा। तो किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र जहां तक उसका इफेक्ट या प्रभाव रहता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे पता करें कि यह इसका विद्युत क्षेत्र है और इसकी रेंज कहां तक है, किस बिंदु तक यह काम करेगा। तो इसके लिए हम एक शब्द की कल्पना करते हैं, परीक्षण आवेश, टेस्टिंग चार्ज। परीक्षण आवेश इंग्लिश में, अंग्रेजी में इसको कहते हैं बेटा टेस्टिंग चार्ज। और इसकी कल्पना करते हैं अलग अलग बिंदुओं पर, और यह हम लेते हैं एकांक धनावेश के रूप में, जिसके माध्यम से हम परीक्षण करने वाले हैं। तो एकांक धनावेश की हम कल्पना करते हैं। परीक्षण इसलिए बोल रहे हैं कि इसके द्वारा हम पता करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं। तो अलग अलग बिंदुओं पर हम एकांक धनावेश को रखते हैं। क्या होगा? चूंकि हम बात कर चुके हैं कि दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो जैसे ही हम किसी बिंदु पर एकांक धनावेश को रखते हैं तो फिर इस प्लस क्यू आवेश के कारण एकांक धनावेश पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। यदि प्रतिकर्षण बल इस पर लग रहा है, किस पर? एकांक धनावेश पर, इसका अर्थ यह है कि यह बिंदु उस विद्युत क्षेत्र में है जिसका निर्माण किया है किसने? प्लस क्यू ने। अब हम क्रमशः इस एकांक धनावेश को दूर ले जाते हैं। दूर ले जाने पर एकांक धनावेश बल का अनुभव करेगा। यदि करेगा तो विद्युत क्षेत्र में है, और अगर नहीं करेगा तो वह विद्युत क्षेत्र में नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि एक बिंदु हमें ऐसा प्राप्त हो जाएगा कि देन उसके पश्चात उस एकांक धनावेश पर किसी तरह का कोई बल कार्य नहीं करेगा। तो माना कि वह बिंदु ये है, इस अंतिम बिंदु की हम बात करते हैं, और इसके बाहर फिर यहां पर किसी तरह का कोई बल नहीं लगेगा। इसको त्रिज्या मानकर हम एक गोले की कल्पना करेंगे, चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाएगा। तो इसी क्षेत्र को क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की क्या बनेगी परिभाषा? किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का सराउंडिंग एरिया, चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है, क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब अगला जो शब्द है वो क्या है बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अलग अलग बिंदुओं पर एकांक धनावेश रखा हुआ है, तो क्या सभी बिंदुओं पर एक समान बल लगेगा? क्या सभी बिंदुओं पर एक समान बल लगेगा? बिंदु नंबर 1, बिंदु नंबर 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन। सभी बिंदुओं पर एक समान बल नहीं लगेगा। बिंदु जितना निकट होगा उस पर उतना ही अधिक बल लगेगा। जैसे जैसे दूर चलेंगे तो बल का परिमाण क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अब मैं आपको एक नए शब्द से परिचय कराता हूं, प्लस क्यू नॉट। प्लस क्यू नॉट
पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज प्लस क्यू नॉट। तो सपोज दैट एक बिंदु 1 है, इस बिंदु पर परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो पर कितना बल लगा, माना कि इस पर एफ बल लगता है किसी भी बिंदु पर। वो बिंदु 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो किसी पर्टिकुलर एक बिंदु पर परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट पर कितना बल लगा, एफ बल लगा। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला बल और सपोज करो यह बल कितना है बेटा, एफ। किसी बिंदु पर कितना बल लगा, एफ बल लगा। अब विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश की बात करें, एकांक धनावेश Q0 पर बल F लगा है, तो एकांक पर कितना बल लगेगा, एकांक पर लगने वाला बल हो जाएगा F बटे क्यू नॉट। इसका तिर्यक गुणा कर दें। टोटल आवेश पर कितना बल लगा, F बल लगा। तो एकांक पर कितना बल लगेगा, F बटे Q0, F बाई क्यू नॉट बल लगेगा। अब विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर जितना भी बल लगता है, जितना भी बल लगे, उस बल को उस बिंदु पर कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम अगर आप बात करें तो 1 पर सबसे ज्यादा बल लग रहा होगा, जैसे जैसे दूर चलेंगे लगने वाले बल का मान कम होता जाएगा। तो बिंदु नंबर 1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक रहेगी। ऐसे आप और निकट आओगे तो और बढ़ जाएगी, बट जैसे मैंने नोटिफाइड किया है तो 1 पर बल ज्यादा लगेगा, 2, 3, 4 क्रमशः कम कर दूर जाएंगे तो बल का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो क्या परिभाषा बनेगी, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को ही कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं E, कैपिटल E से। तो E इक्वल टू फार्मूला बन जाएगा F बाई क्यू नॉट। ये फार्मूला बन गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को रिप्रेजेंट करते हैं E, कैपिटल E से। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, पुनः एक बार समझा रहा हूं, एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले हम टोटल आवेश पर बल की बात करते हैं, फिर इसको एकांक में ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, और इसी बल को क्या कहते हैं, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, E इक्वल टू क्या बना फार्मूला, F बाई क्यू नॉट बना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि यह एक सदिश राशि है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यह एक सदिश राशि है, चूंकि सदिश राशि है तो फिर इसकी दिशा की बात करना पड़ेगी। दिशा की बात कैसे करेंगे, एकांक धनावेश पर जिस दिशा में बल लगता है, एकांक धनावेश पर लगने वाले बल की जो दिशा होती है उसी दिशा में मानी जाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। यदि यहां प्लस लेते हैं, ये भी प्लस है, आप ध्यान रखिएगा हर हाल में परीक्षण आवेश को धनात्मक ही लिया जाता है, जबकि बिंदु आवेश दोनों हो सकते हैं, प्लस भी हो सकता है और माइनस हो सकता है। अगर हम प्लस लेके चलते हैं तो लगने वाले बल की दिशा इस तरह से होगी, और यही दिशा कहलाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। किंतु आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसको माइनस क्यू ले लेंगे, जैसे ही चेंज करेंगे तो दिशा बदल जाएगी लगने वाले बल की, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी चेंज हो जाएगी। तो यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा क्या होती है, एकांक धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर इसको सदिश रूप में लिखना है तो दो सदिश राशियां हैं, दोनों पर ही आप वेक्टर का साइन लगा सकते हैं। क्यू अदिश राशि है, आवेश है, अदिश राशि है। अब इसका मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो बल का मात्रक हम जानते हैं न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो इस प्रकार से इसका मात्रक क्या बनेगा, न्यूटन प्रति कूलाम। जब हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, तो उसमें एक और बेटा फार्मूला आएगा, E इक्वल टू माइनस dV बाई dx। ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, लेकिन अभी आप बता देता हूं मैं आपको, फिर एक बार और रिवाइज करूंगा। इसके बेस पर भी इसकी एक यूनिट बनती है। यहाँ V से मतलब है विभव, पोटेंशियल, और x का मतलब होती है प्रवणता, यानी कि दूरी होती है। तो इस यहाँ से भी एक हम मात्रक निकाल सकते हैं, वोल्ट प्रति मीटर। बट अभी आप इस पे ज्यादा ध्यान ना दें, ये जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ध्यान दीजिए न्यूटन प्रति कूलाम। और हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करो। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी हमने इसका एक नॉर्मल सूत्र
पर बात की E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सामान्य सूत्र है। लेकिन प्रश्न कहता है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। यदि हमें E का मान ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो हमें F का मान ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे ही हमें F का मान ज्ञात हो जाएगा, इस सूत्र में F का मान रख देंगे तो हमें E का आंसर प्राप्त हो जाएगा। सपोज दैट यह एक बिंदु है, इस पर हम कल्पना करते हैं प्लस क्यू आवेश की। बिंदु आवेश, प्रश्न को देखें, बिंदु आवेश, तो बिंदु आवेश क्या होगा, प्लस क्यू से r दूरी पर, ये दूरी हो गई। एक बिंदु है, माना कि वह बिंदु P है। इस बिंदु पर हमें ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पर हम कल्पना करेंगे परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट की। दोनों ही समान आवेश है, प्रतिकर्षण बल लगेगा, अर्थात यही हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। अब कूलाम का नियम आपको याद होगा कि दो बिंदु आवेश होते हैं, एक Q1 होता है और एक Q2 होता है। Q1 का काम कौन कर रहा है, प्लस Q, Q2 का काम कौन कर रहा है, प्लस Q नॉट। तो इसमें हम कूलाम का नियम अप्लाई करेंगे, कूलाम के नियम से F का मान निकालेंगे और बेटे इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सामान्य सूत्र आपको याद होना चाहिए। फिर इसमें F का मान कैसे निकालेंगे, तो कूलाम का नियम अप्लाई कीजिए। दो बिंदु आवेश, एक Q1 और एक Q2, Q1 का काम करेगा प्लस Q, Q2 का काम करेगा प्लस Q नॉट। तो हम पहले कूलाम का नियम अप्लाई करेंगे, F इक्वल टू 1/4πε0 K, Q1 की जगह Q हो जाएगा, Q2 की जगह Q नॉट हो जाएगा, और अपॉन R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यह मान हम इस सूत्र पर रखेंगे, ये फार्मूला आप यहाँ लिख लें, जनरली मैंने आपको यहाँ बता दिया था, आप यहाँ फिर से लिखेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सामान्य सूत्र क्या होता है, F अपॉन क्यू नॉट। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब ये F की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 व 2 से। सो देन E इक्वल टू F की वैल्यू पुट करेंगे 1/4πε0 K Q नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, एंड ऑलरेडी डिवाइड में है Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्वांटिटी क्या बचती है, E इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल K Q बाई R स्क्वायर। पीछे आप इसकी यूनिट का यूज कर सकते हैं, न्यूटन पर कूलम। देन K के बारे में बात करते हैं। K पराविद्युतांक होता है, वायु और निर्वात में इसका मान 1 होता है। तो K की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, वायु और निर्वात में इसका मान 1 हो जाएगा, 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम। तो क्या बेसिक डिफरेंस है दोनों फार्मूले में, इसकी व्याख्या करते हैं और इसकी व्याख्या करते हैं। ये क्या है, बिंदु आवेश के कारण, ये इस सूत्र की बात करते हैं पहले, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सामान्य सूत्र। और ये स्पेशल सूत्र है पर्टिकुलर किसके लिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है बेटे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन को हम एक बार और सोल्व करेंगे जब मैं आपको गॉस थ्योरम स्टडी करवाऊंगा। गॉस थ्योरम की हेल्प से भी हम इसका मान ज्ञात करेंगे, और अभी अपन ने किसकी मदद ली है, कूलम के नियम की मदद ली है। देन अब हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव की। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करें बेटे, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। 2 वर्ड हैं। पहले हम विद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं। द्वि क्या मतलब क्या होता है, द्वि मतलब 2 होते हैं, 2 ध्रुव। विद्युत द्विध्रुव जब समान परिमाण के 2 बिंदु आवेश, 2 बिंदु आवेश समान परिमाण के हैं किंतु उनकी प्रकृति भिन्न भिन्न है, एक प्लस का है और एक माइनस का है। समान परिमाण के 2 बिंदु आवेश जिनकी प्रकृति भिन्न भिन्न है, परिमाण में बराबर है किंतु प्रकृति भिन्न भिन्न है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ऐसे निकाय को कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव। तो माना कि यह एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका नाम मैंने लिख दिया है AB, और ये बना हुआ है प्लस Q और माइनस Q आवेशों से। एक इनका मध्य बिंदु होता है, तो मध्य बिंदु मान लीजिए O है, A से O की दूरी, O से B की दूरी बराबर रहेगी, तो टोटल हो जाएगी 2R। आप इसको L के रूप में भी ले सकते हैं, X के रूप में भी ले सकते हैं, या किसी अन्य शब्द का भी आप यूज कर सकते हैं, इवन A का भी उपयोग कर सकते हैं, 2A भी हो सकती है। तो एक ऐसा निकाय जो 2 समान परिमाण के आवेशों से बनता है, प्रकृति भिन्न भिन्न होती है और एक दूसरे के अत्यंत निकट होते हैं, ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है, विद्युत
द्विध्रुव कहा जाता है। और ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आध्रुवीय और एक होते हैं ध्रुवीय। आध्रुवीय में क्या होगा, दो ध्रुव रहेंगे, उसमें भी प्लस और माइनस। इनके उदाहरण क्या है, O2, H2, N2, ये अध्रुवीय के उदाहरण है। इनके धनावेश और ऋणावेश दो रहते हैं, धनावेश और ऋणावेश, धनावेश और ये ऋणावेश। अध्रुवीय हो गया। ध्रुवीय की बात करते हैं, ध्रुवीय में क्या होगा बेटा, इसके उदाहरण है H2O, NH3, HCl, ये भी विद्युत द्विध्रुव का उदाहरण है। अध्रुवीय के उदाहरण क्या है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। जबकि ध्रुवीय के उदाहरण क्या है, H2O, NH3 और HCl। दो तरह के विद्युत द्विध्रुव होते हैं। अध्रुवीय अणु, इनके धनावेश और ऋणावेश का केंद्र संपाती होता। संपाती होता मतलब इनका एक ही होगा। जैसे सपोज करें कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ही रहते हैं और इनमें क्या होता, संपाती नहीं होता। धनावेश का बिंदु अलग होता है और ऋणावेश का बिंदु अलग होता है। तो अध्रुवीय अणु के उदाहरण भी आपको याद रखना है। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि धनावेश और ऋणावेश का केंद्र संपाती होता है और इसमें संपाती नहीं होता है। अब हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। आघूर्ण शब्द को समझने के लिए 11वीं क्लास में एक फार्मूला आया है, आप लोगों को याद होगा, टाउ इक्वल टू एफ इंटू आर, या हम इसको सदिश रूप में लिखते हैं तो आर क्रॉस एफ। इस तरह से ज्यादा बेटर होगा, ये ज्यादा बेटर सूत्र है। बल आघूर्ण, एक बल और बलों के बीच की लंबवत दूरी। आघूर्ण शब्द के लिए बल आघूर्ण की बात करते हैं तो यहां बल लेना पड़ेगा और उनके बीच की लंबवत दूरी। तो इसी प्रकार से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जब हम बात करते हैं तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक वर्ड P से, और इसके बराबर क्या होता है, दोनों में से कोई एक आवेश ले लें। याद करें आप लोग, बल युग्म का आघूर्ण, तो दोनों में से कोई एक बल, एक बल के स्थान पर क्या हो जाएगा, एक आवेश। एक आवेश हो गया Q इंटू इनके बीच की दूरी कितनी है, 2r। सो देन ये हो जाएगा इसका फार्मूला, यही इसकी परिभाषा है। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की जो दूरी है उसके गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और यह भी एक सदिश राशि है, इसको भी सदिश रूप में आपको लिखना सीखना है। इसको सदिश रूप में लिखते हैं, इसको सदिश रूप में लिखते हैं P सदिश Q इंटू 2r, और यहां एकक सदिश लिखना पड़ेगा आपको। तो इस प्रकार से हम इसको सदिश रूप में लिख सकते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ मानी जाती है। किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहा जाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इसको सदिश रूप में लिखना है। तो यहां पर P क्या है, एकक सदिश है, इकाई सदिश हो गया। अब इसका मात्रक की बात करते हैं। P का मात्रक क्या होगा, P का मात्रक, Q का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा, याद करो कूलाम, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। इस प्रकार से इसका मात्रक क्या बन जाएगा, कूलाम इंटू मीटर। अब हम इसी पर रिलेटेड बड़े क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत द्विध्रुव की दो कंडीशन होती है, एक अक्षीय स्थिति होती है और एक निरक्षीय स्थिति होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करो। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, ये अक्षीय स्थिति मैंने यहां लिखा हुआ है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करो। पहले हम डायग्राम बनाते हैं इसका बेटा। विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, आपको याद होगा, समान परिमाण के दो आवेश, प्लस Q और माइनस Q। इसका मध्य बिंदु O है। प्लस माइनस को आप चेंज कर सकते हैं। तो माना कि A भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है। इसका मध्य बिंदु O है। O से B की दूरी R एंड O से A की दूरी भी R आप ले सकते हैं। इसके रिप्लेस में आप L का भी यूज कर सकते हैं।
अक्षीय स्थिति कहां पर होती है? अक्षीय स्थिति विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर होती है। निरक्षीय स्थिति कहां होती है? निरक्षीय स्थिति इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंब अर्धक पर होती है। ये लंब अर्धक है। यदि द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर बिंदु है तो उसको क्या कहा जाता है? अक्षीय स्थिति। और यदि लंब अर्धक पर है तो इसको कहा जाता है निरक्षीय स्थिति। अब हम चाहें तो आर के रिप्लेस में एक और हम अपनी सुविधा से वर्ड चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इस दूरी को आर लेना ज्यादा बेटर है। सपोज दैट मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु है पी है। इस बिंदु पर हमें ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये दूरी जो ओ से बी की है और ओ से ए की है, तो हम इसको अपनी सुविधा से एल का भी यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ एक्स का भी यूज कर सकते हैं, और अगर यहाँ आर का भी यूज करेंगे तो यहाँ किसी दूसरे वर्ड का हम यूज कर सकते हैं। तो एक बार फिर से देखें कि माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से बना है। इसका मध्य बिंदु ओ है। मध्य बिंदु ओ से अक्षीय स्थिति में आर दूरी पर एक बिंदु पी है। इस बिंदु पर हमें ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब पर्टिकुलर बिंदु पी पर हमें कल्पना करना पड़ेगी एकांक धनावेश। क्यों करना पड़ेगी? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और एकांक धनावेश पर जिस दिशा में बल लगता है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो थोड़ी देर के लिए हम माइनस क्यू आवेश को हटा देते हैं। सपोज करें कि माइनस क्यू आवेश नहीं है, ओनली प्लस क्यू आवेश है। तो प्लस और प्लस इनमें कौन सा फोर्स आएगा? रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण। तो ये हो जाएगी लगने वाले बल की दिशा, और इसी दिशा में हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E1। अब देन हम प्लस क्यू को हटा देंगे, इमेजिनेट करेंगे और केवल माइनस की कल्पना करें तो इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण का, अट्रैक्शन का। तो ये हो जाएगा बेटा E2। चूंकि हमने कल्पना करी एक बार कि माइनस क्यू नहीं है, दूसरी बार प्लस क्यू नहीं है, लेकिन वास्तव में तो दोनों है। इसका अर्थ यह है कि एकांक धनावेश एक परिणामी बल का अनुभव करेगा। केवल प्लस के कारण ये दिशा है, केवल माइनस के कारण लेफ्ट साइड में दिशा हो जाती है, लेकिन वास्तव में द्विध्रुव में तो दोनों आवेश होते हैं। इसलिए जो परिणामी आएगा उसको कैसे फाइंड करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे? तो जब दो बलों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है। 11वीं क्लास में आपने सदिश पढ़ा हुआ है। तो फिर परिणामी कैसे निकालते हैं? बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। बड़ा कौन है? एकांक धनावेश से प्लस क्यू की दूरी कम है, इसलिए E1 की वैल्यू अधिक होगी और E2 की वैल्यू कम होगी, क्योंकि बिंदु P से बिंदु B की दूरी अधिक है बजाय किसके? A के। अर्थात E1 इज ग्रेटर देन E2। तो जो रिजल्टेंट है वो आएगा E1 माइनस E2। इस प्रकार से आ जाएगा। तो E1 माइनस E2 क्यों करेंगे? क्योंकि इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में हमें किस क्वेश्चन के बारे में जानकारी होना चाहिए? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सामान्य सूत्र आपको याद है, E इक्वल टू होता है F बाई क्यू नॉट। और जब हमने इसको आगे सॉल्व किया था तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हुई थी और उसका फार्मूला निकला था E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर से मतलब है डिस्टेंस, कितनी दूरी है, कितनी दूरी है। तो E के रिप्लेस में एक बार E1 निकालना पड़ेगा, फिर एक बार E2, और दोनों की वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण। ये सूत्र आपको याद है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको रिप्रेजेंट करते हैं E1 से, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q। सामान्य सूत्र R स्क्वायर है। R से मतलब है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आपको फाइंड करना पड़ेगी एक बार A से P और एक बार B से। तो A से P मीन्स AP स्क्वायर। अब AP स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? पहले AP की वैल्यू फाइंड करना है। O से P की वैल्यू R, उसमें से L माइनस कर दें, मीन्स R माइनस L हो जाएगा AP के रिप्लेस में। Q बाई AP स्क्वायर R माइनस L होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली आप फाइंड करेंगे माइनस Q, तो ये लैंग्वेज फिर से लिखेंगे, प्लस Q के रिप्लेस में आप लिखेंगे माइनस Q, बाकी एज इट इज चलेगा। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की
और E1 के रिप्लेस में अब हो जाएगा बेटा E2, 1/4πε0 के क्यू बाई डिस्टेंस कितनी है BP। देन अब BP की वैल्यू फाइंड करेंगे, O2P R, इसमें L को प्लस कर दें तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, BP इक्वल टू R प्लस L, सो दैट 1/4πε0 के क्यू बाई R प्लस L होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर। अब रिजल्टेंट वैल्यू मैंने आपको पहले समझा दी है कि इनके बीच में कितने का एंगल है, 180 डिग्री का है, तो अपर माइनस लोअर कर दीजिए, तो परिणामी तीव्रता E इक्वल टू फाइंड हो जाएगा E1 माइनस E2। अब आप यहां चाहें तो डायरेक्ट स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। E1 की वैल्यू सपोज करें हमने यहां पुट कर दी है, E2 की भी कर दी, दोनों में से कॉमन ले लें, दोनों में से कॉमन ले लें, कॉमन क्वांटिटी क्या आएगी, Q अपॉन 4πε0 के, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा बेटा, 1/R माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L। ये एक स्टेप मैंने एडवांस कर दिया, आप चाहें तो फुल स्टेप कर सकते हैं, पहले वैल्यू पुट करेंगे देन उसके बाद आप कॉमन निकालेंगे, मैंने कॉमन पहले से निकाल लिया। अब एलसीएम ले लीजिए, इसकी जरूरत नहीं, इसको साफ कर देते हैं। एलसीएम कितना आएगा, R माइनस L होल स्क्वायर R प्लस L होल स्क्वायर। यहां से फिजिक्स खत्म हो जाती है, आपको मैथ्स अच्छी तरह आना चाहिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आप इसको ओपन भी कर सकते हैं, प्लस बी होल स्क्वायर, सो दैट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। देन अब ये दोनों कैंसिल, इसका ऊपर मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ माइनस का ध्यान रखते हैं, इसको ओपन कर दें, माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2RL एंड 2RL मिलके कितने हो जाएंगे बेटे, 4RL। और याद करें आप लोग, थोड़ी देर पहले हमने स्टडी की है P इक्वल टू Q इंटू 2L की, या P इक्वल टू Q इंटू 2R की, लेकिन चूंकि हमने यहाँ डिस्टेंस कितनी L ली है, तो बेटर फार्मूला क्या होगा, P इक्वल टू Q इंटू 2L। जब हम यहाँ R की बात करेंगे तो आपको लिखना है P इक्वल टू Q इंटू 2R, बट अभी हमने L लिया है इसलिए R की बात नहीं करते, R को यहाँ से हटा देते हैं। अब इसका यहाँ से क्या रिलेशन है, तो 2RL एंड 2RL मिलके कितने हो जाएंगे, 4RL, 4πε0 के, ये 4 हो जाएंगे, तो 4 को इस तरह से लिख लीजिए आप, पहले 2 ले लें, 4RL, अपने को L से मतलब है, अब बचा क्या, 2 इंटू R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। इसको एक बार और समझ लेते हैं, 2RL एंड 2RL मिलके हो जाएंगे 4, तो ये 2 2 4 हो जाएगा, 4RL, एंड यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ऐसा लिखने के पीछे रीजन क्या है, बिकॉज ये क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, P होती है, सो दैट इसके रिप्लेस में आप P लिख लेंगे, तो इसको 2 को भी लिख ले, 2PR अपॉन 4πε0 के एंड डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और होल स्क्वायर, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। देन अब इसमें आप दो कंडीशंस फॉलो करेंगे, AR वैक्यूम, K की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। रियलिटी में विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा होता है, सो देन R के रेस्पेक्ट में L की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। दोनों कंडीशंस आपको फॉलो करना है। वायु या निर्वात में K की वैल्यू 1 पुट कर दें, 2PR अपॉन 4πε0, K को रिमूव कर दीजिए, R स्क्वायर L स्क्वायर होल स्क्वायर एंड न्यूटन पर कूलम। दूसरी कंडीशन क्या है, रियलिटी में L की वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो आपको लिखना पड़ेगा चूंकि L इज लेस देन R, देयरफॉर L को नेग्लेक्ट कर दें। L को नेग्लेक्ट करेंगे तो L रिमूव हो जाएगा, बचेगा R स्क्वायर R टू दी पावर 4 हो जाएगा, एक R कैंसिल हो जाएगा, तो 3 पावर बचेगी 3 की, 4πε0 R क्यूब न्यूटन पर कूलम।
इस तरह से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और एमसीक्यू के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसमें से जितने भी कांस्टेंट है उनको हटा दें, डिस्टेंस चेंज हो सकती है, तो क्या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अर्थात विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है। जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको निरक्षीय का समझाऊंगा उसमें भी यही आंसर निकल के आएगा। बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी उसमें अगर हम देखें तो नॉर्मल सूत्र लिख लो पहले, E = 1/4πε0 Q/r² होता है। तो यहाँ पर E इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1/r² होगा, और इधर बात हो रही है E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होगा। तो इसको एक बार और मैं रिवाइज करता हूं कि यह एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि +q और -q आवेशों से बना है। मध्य बिंदु O है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2l। मध्य बिंदु से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु है P और यहाँ हमें ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए इमेजिनेट करते हैं एकांक धनावेश की, प्लस के कारण तीव्रता की दिशा और माइनस के कारण तीव्रता, दोनों की वैल्यू E1 और E2, पहले +q के कारण फिर माइनस के कारण। रिजल्टेंट क्या होगा, इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो रिजल्टेंट E = E1 - E2 वैल्यू पुट कर दें, कॉमन ले लें, एलसीएम ले लें, देन 4RL को इस तरह से लिखना है कि P की वैल्यू पुट हो जाए, इसके रिप्लेस में P लिख सकते हैं। इस तरह से ये सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। अब ये दो कंडीशन है, एक वायु और निर्वात में K की वैल्यू और दूसरी रियलिटी में विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा होता है, और तो हम L को नेग्लेक्ट कर सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में, R के रिस्पेक्ट में। इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हमने स्टडी की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊंगा निरक्षीय स्थिति में। तो इस तरह से बेटा कंटिन्यू मैं आप लोगों को स्टडी करवा रहा हूं अपने YouTube चैनल राय सर क्लासेस के माध्यम से। आप लोगों को करना क्या है, जो भी मैं आपको स्टडी करवा रहा हूं उसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। यदि किसी तरह का कोई डाउट आता है तो नो डाउट आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं, देन आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी आप कमेंट्स कर सकते हैं कि सर ये चीज हमको समझ में नहीं आ रही, तो मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। जहां यहाँ की अगर बात करते हैं कि पहले डायग्राम में मैंने यहाँ R का यूज करा था, तो ये कोई बनी हुई बात नहीं है, आप यहाँ अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, बट जो डायग्राम में दिखेगा वही आपको यहाँ सॉल्यूशन में भी दिखाई देना चाहिए। यदि आप यहाँ R का यूज करते हैं तो यहाँ आप किसी और वर्ड X का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट आप फिक्स कर ले कि नहीं हम यहाँ L का यूज करेंगे, तो डिस्टेंस के लिए R का, तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इस तरह से एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। प्रॉपर नोट्स बनाइए, पर डे आप तैयारी कीजिए, प्रतिदिन एक टारगेट फिक्स कीजिए कि हमको आज इतनी स्टडी करना है, इतना मटेरियल हमको तैयार करना है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपसे ऑनलाइन टेस्ट भी आपसे फॉलो करवा सकूं। जय हिंद, जय भारत।